मैं आपको एक बहुत चीज बहुत कह रहा धन्यवाद हूँ। आपको। देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ, जो आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ जी कि माननीय प्रधानमंत्री समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है। जी जी जी, बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छे। और वो जो है, उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। मैं देव सिंह जी और अपने सभी साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि यदि हम अपने देश के साथियों को जगा पाए, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत यह सभी दिग्गज राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मतदान बहुत के बहुत पहले। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। ऐसा ऐसा पावरफुल सिस्टम जो है, इट इज इन ऑफिंग। लेकिन हमें अपनी दुष्टता से बाहर निकलना चाहिए। हम कमलेश बिल्कुल त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब लोग बाग कह रहे हैं कि आप मुझे कितना पैसा देंगे खड़ा होने के लिए। मैंने कहा ऐसे दुष्टों को लात मार के भगा दीजिए। बिल्कुल सही बात। जो जो राजनीति में धंधा करने आए हैं, वो वेश्याओं से भी बुरे हैं। लात मारिए जोर से, भगा दीजिए दुष्टों को। हमें दो ही लोगों की जरूरत है। एक वो लोग जो आज की व्यवस्था से डरे हुए हैं, सताए हुए हैं। आज की दुष्ट व्यवस्था ने उन्हें अपमानित करके रखा है, उत्पीड़ित करके रखा है, शोषित करके रखा है। और जो अपने बारे में ये कहते हैं कि मेरा सोच, चिंतन, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों ने मुझे कुंठित कर दिया है, लिहाजा मैं पर्दे के आगे आने की हैसियत नहीं रखता हूं, साहस नहीं रखता हूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। ये डरे सहमे पर्दे के पीछे वाले हमारे साथी, जिन्हें मैं अपराध मुक्त भारत का सदस्य कह रहा हूं, यह आंधी बनेंगे। इनके कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनेता पराजित होंगे, वो भी मतदान के पहले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पिछले 75 सालों में हमारे साथ दुष्टता के ऊपर दुष्टता की गई है। निर्लज्जता से हमारे ऊपर वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, ऐसे कानून हमारे ऊपर थोप के रखे। हमें और हमारे विद्वानों को लज्जा नहीं आती है कि वो देशवासियों को ये नहीं बता पाए कि भाई साहब ये वही कानून है जो जिसमें अंग्रेजों की सोच थी कि गुलाम भारतीयों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है और न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय नहीं देना है, उन्हें प्रक्रिया के में उलझा के बर्बाद कर देना है। उनके मकान बिक जाएंगे, मिट जाएगी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था को अब मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें। जब बात करेंगे उस समय यदि आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ धैर्य रखिए
ये महाबदलाव 21 वर्षों के साथ जो है, आप सभी लोग कृपया अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, मेरा अनुरोध है, प्लीज डू दैट। क्या आप लोग अपने माइक्रोफोन को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं? आपके स्क्रीन पे सबसे पहला म्यूट करने का माइक्रोफोन है, उसको टच कर दीजिए, वो लाल हो जाएगा, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा। प्लीज डू दैट, नहीं तो ये संवाद नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता रहेगा। हाँ, अब ठीक बात है। तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि केवल हमें अपने डरे सहमे घबराए हुए सदस्यों को जगाना है, इतने मात्र से महाकल्याण हो जाएगा। इतने मात्र से जो है ये बड़े बड़े दिग्गज हार जाएंगे, जिन्होंने किसके यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भाई? ठीक हो गया। कृपया माइक जो है ना ऑफ कर लें। ये सबसे पहला आइकॉन है, तो बातचीत अच्छे ढंग से हो पाएगी। मैं एक एक करके सभी को मौका मिलेगा, तो जो लोग अभी हमने पैनल पे नहीं लिए हैं, नहीं तो वो छोटी तस्वीर हो जाएगी, इसलिए वो हमने उसको थोड़ा सा छोटा रखा है। अभी एक एक करके सभी को मौका मिलेगा, लेकिन मैं मुद्दे की बात ये कह रहा हूँ, आप लोग माइक्रोफोन ऑफ नहीं करेंगे तो यहाँ पे आवाज आएगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है माइक्रोफोन ऑफ करने में? माइक्रोफोन पहला है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, लाल हो जाएगा और आपका ऑफ हो जाएगा। वो जब आप बोलना चाहें उस समय ऑन करिए। नवीन, तो मैं आपसे बड़ी सिंपल बात ये कह रहा हूं कि हमें सिर्फ लोगों तक जगाना है, बिना खर्च के हमें ये सब काम करना होगा। आज की जो राजनीतिक पार्टी कर रही है, हमें उस मॉडल से दूर रहना होगा। जिस देश में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कुछ लोग नहीं आते हैं, उन्हें भी जो है गाड़ियां भेजना पड़ती हैं, 500 रुपए देना पड़ते हैं, और आने जाने की व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था और घूमने की व्यवस्था भी की जाती है। उसमें लोगों को इतना बिगाड़ दिया गया है, और वो भी जो है इन दुष्ट राजनेताओं ने प्रजातंत्र की हत्या करते हुए किया। यदि आपको कोई भ्रम है कि अभी प्रजातंत्र है, तो मैं आपका भ्रम 4 चीजों से दूर करना चाहूंगा। पहला है सही कैंडिडेट को ना चुनना। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, वो दुष्ट लोगों को चुनते हैं, दुष्चरित्र लोगों को चुनते हैं, दमंग लोगों को चुनते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, दमंगियत के कारण वो जीतते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, जो दुष्चरित्र भी हैं और अपराधी भी हैं। और ये तब कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार PIL में ये निवेदन किया है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। इतने एक लाइन के संशोधन से सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन राजनीतिक दुष्टता देखिए कि जो अभी पार्लियामेंट है 2019 से 2024 का, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। यह संख्या पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़कर 51% हो गई है। आपकी जानकारी के लिए
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उसमें से 205 सदस्य जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए बेशर्मी कि इस वर्ष जो है 10 मई को जो कर्नाटका के चुनाव हुए उसमें अब यह संख्या बढ़ के 55% हो गई है। यदि दुष्टता का यही नजारा कंटिन्यू रहा तो मध्य प्रदेश में यह 60 या 65% हो जाएगी और अगली बार पार्लियामेंट के चुनाव में ये 65 और 70% होगी। हम इस देश के साथ कितनी दुष्टता करेंगे? हमने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के वो बर्बर नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, हमें लज्जा नहीं आई कि हमने अपने देशवासियों को वही घटिया कानून थोप के रखे। जिस लाटसाबी व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेज ने इस देश का शोषण किया, वही लाटसाबी व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, जो न्याय का ढकोसला करती है लेकिन न्याय नहीं देने के लिए बनी है, जो प्रक्रिया में आपको उलझाकर आपको बर्बाद करने के लिए बनी है, जो अपने लाभ के लिए संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस के ढांचे में उसको बांट के आपको बर्बाद करने के लिए जुड़ी हुई है। घटिया कानून के तहत जो सिस्टम की विधिक जिम्मेवारी है, सिस्टम उस विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहा है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि बृजभूषण जैसा व्यक्ति, आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति, उसने जब इस देश को सम्मान लाने वाली बेटियों का यौन शोषण किया तो क्या दिल्ली पुलिस की यह वैधानिक इस घटिया कानून के तहत जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? बेटियों को क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सिर्फ अपराध के संज्ञान के लिए? अपराध में अपराधी गिरफ्तार हो जाएं, इसके लिए दोबारा जाना पड़ा। ये कैसा देश है जिस देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि ब्यूरोक्रेट्स ठीक ढंग से काम ना करें तो उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए सबको चरण सेवक बना लिया है और दुष्टता पराकाष्ठा पर है। हमारा मीडिया, जिसे हम चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वह गोदी मीडिया बन गया है। पार्टियों को उसे प्रतिबंधित करना पड़ रहा है कि हम साहब इन चैनल से बात नहीं करेंगे। क्या विश्वसनीयता है? इस देश का जो संविधान है उसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। केवल 20% जो एडिशन है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य जो है ना लोगों के कारण है, और उसमें जो है दो मुख्य चीजें हैं, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आपके मूल अधिकार हैं और दूसरे को मैं संविधान का दिशा निर्देश कहूंगा, इन दुष्ट राजनेताओं ने खुल्लम खुल्ला उसका उल्लंघन किया। इस देश के संविधान ने सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी रेस, सभी सेक्स और रिलीजन के लोगों को समान पैदा किया। इस देश के राजनेताओं पर और सरकारों पर ये प्रतिबंध लगाया कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मतभेद नहीं करेंगे। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने दुष्ट ब्यूरोक्रेट से मिलकर छद्म नामों का उपयोग करते हुए अफर्मेटिव एक्शन, दिस एक्शन, दैट एक्शन और दुष्टतापूर्वक जाति और धर्म के आधार पर इस देश को अपने लाभ के लिए बांटकर दुष्टता की है। डेमोक्रेसी में पार्टी व्हिप के नाम पर डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। आज आपका चुना हुआ व्यक्ति कितना भी घटिया क्यों ना हो, वो आपके वोट से चुना गया है। ये उसकी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो आपको रिप्रेजेंट करे। लेकिन पार्टी व्हिप ने उसे पार्टी का बंधुआ मजदूर बना दिया है।
आज किसी भी राजनेता में किसी भी एमएलए और एमपी की औकात नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटकर एक शब्द भी कह दे। नूपुर शर्मा उसके इंटरव्यू में जो कि एंकर था, वो बार बार प्रवोक करके नूपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही, जो इनके हदीसों में लिखा हुआ है उसी बात का जिक्र किया। लेकिन बताइए भाजपा कितनी दुष्ट है कि उसने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी की मूल सदस्यता से भी हटा दिया, उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया। और ये यहाँ की जुडिशियल व्यवस्था कितनी दुष्ट है कि वो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ गई कि भाई मेरी सुरक्षा का सवाल है, ये देश भर में हमारे खिलाफ केस रजिस्टर्ड हैं, मैं जो है चाहती हूँ कि मुझे जो है वो सब एक जगह पे आ जाए। और वो जज महोदय ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो भी कहा वो उनकी अपनी कोर्ट का जो है कॉन्टेम्प्ट था। यदि मैथिली शरण गुप्त होते तो महाअभियोग से अभियोजित कर देते, कॉन्टेम्प्ट में उस जज को जो है ना प्रोसिक्यूट करने की कार्रवाई होती। लेकिन इस सिस्टम में तो दुष्टता सवार है। हम सभी लोग अपने पेट पालने के लिए छोटे छोटे लाभ के लिए जुड़े हुए हैं। और बहुत सही बात कही कि प्रकृति को जो है ना हमने दांव पर लगा दिया, हमने केमिकल्स की भरमार कर दी। हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हमारी मिट्टी के जो शक्ति थी, उर्वरा शक्ति, जो कि जीवाणु और जीवाश्म के कारण होती है, हमने उन सभी जीवाणुओं और जीवाश्म को मार दिया। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मिट्टी हमारी कड़ी के ऊपर कड़ी होती जा रही है। जो पहले हम अपने खेतों को 2 बैलों से जोत लेते थे, फिर अब हमें पावर ट्रैक्टर का बढ़ाना पड़ रहा है। हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। जहां पर ज्यादा खाद्यान्न पैदा हो रहा है वहां ज्यादा कैंसर हो रहा है। पंजाब में 1 दर्जन से भी अधिक कैंसर ट्रेन चल रही है, जिसमें लगातार कैंसर के मरीज घूम रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, मैंने ग्रुप में 3-4 डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, जिसमें एक 21 लक्ष्य हैं, जिसके 21 मॉडल बने हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है। मेरा मानना है कि अभी कुछ समय के लिए हमें उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। हमें उस मॉडल के बारे में चर्चा करना चाहिए जिसके कारण जो है माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। और वो बड़ा आसान काम है, वो है हमारे सदस्य जो है, जो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उत्पीड़ित हैं, अपमानित हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, उन्हें जगाकर पर्दे के पीछे रहने दिया जाए। केवल सदस्य शपथ के तहत उन्हें 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का शपथ करना है। और ये 90 लोग भी उनके अपने लोग हैं। कौन है? उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने मित्र, उनके अपने पड़ोसी, उनके अपने जो है युवा साथी, उनके अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे वो वर्षों से जुड़ा हुआ है, उनके लोगों को जोड़ना है। और 10 लोगों के मान से 90 लोगों को शपथ लोगों से जोड़ने पर यह महापरिवर्तन हो जाएगा। तो पहले मैं कहता था कि वो शपथ लें कि वो 90 लोगों को जोड़ूंगा। मैंने ये शपथ बदल दी है। मैं कहता हूं मैं 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़कर यदि हमने शपथ के हिसाब से काम किया तो हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है। यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें 21 लक्ष्यों सहित आप जो है गुलामी से भी दूर हो जाएंगे, आप समृद्ध भी हो जाएंगे, आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे,
पानी फिर से 8 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, और चारों तरफ जो है पानी को अंदर ले जाने के लिए 10 फीट गहरी खाइयां होंगी, जिन्हें एक्वाकल्चर के लिए भी यूज किया जाएगा। हमारे खाद्यान्न जो है वो रॉ ग्रेन के रूप में नहीं बिकेंगे, वो अलग अलग तरीके के लोगों को निरोगी और दीर्घायु बनाने के लिए उसमें औषधियां, उसमें जड़ी बूटियां, उसमें एक्वा रिच, प्रोटीन रिच जो है चीजों को उसमें मिक्स किया जाएगा, और वह विदेशों में 10 MSP से लेके 100 MSP पे बिकेंगी। भारत में वो 1 MSP से लेके 4 MSP में बिकेंगी। आज जो है किसान तो मर रहा है, उसे 1 MSP नहीं मिल रही है, वो 1 MSP के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका 80% हिस्सा उसे लेबर में, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इन सब चीजों में खर्च करना पड़ रहा है। फसल फेल होने पर वह आत्महत्या करने के लिए विवश है। ये दुष्ट व्यवस्था उसके एक ट्रैक्टर को जब्त कर लेती है और उसको आत्महत्या करना पड़ती है। जबकि इसी राज्य में इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 1,78,000 करोड़ माफ किया गया। 1,78,000 करोड़। हमारे अंदर इतनी दुष्टता भरी हुई है कि हम कुछ समझने और सोचने के लिए तैयार नहीं है, हम फिर भी अंधभक्त बने हुए हैं और दल गुलाम बने हुए हैं। ये केवल बहुत ही दुष्ट और कुत्सित दिमाग ये बात सोच सकता है कि कोई डोनेशन एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। इतना शातिर दिमाग है। पीएम केयर फंड में एक आरटीआई लगाई गई तो कहा गया कि साहब ये निजी फंड है। आई एम वेरी श्योर जरूर कुछ टेक्निकल उनके पास आधार होगा उसको निजी फंड कहने का, लेकिन यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसके अध्यक्ष हों और सभी मंत्री जिसके सदस्य हों, जिसके नाम में पीएम केयर फंड लिखा हुआ है, जिसमें हम सबकी सैलरी भी गई हुई है, उसमें ये कहना ये निजी फंड है और हम नहीं बताएंगे कि कितना पैसा आया है और कहां खर्च किया जा रहा है, ये शुद्ध दुष्टता है। यदि राम जन्मभूमि के लिए 1500 करोड़ इकट्ठे किए गए हैं और केवल 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी, भाजपा और जो भी ट्रस्ट है उसको पब्लिक के सामने श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, और ये आश्वासन देश को मिलना चाहिए कि वो पूरा पैसा जो है राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने में और उसके विकास में लगना चाहिए। तो सभी लोग जो है वो हतप्रद हैं, कब किसके साथ क्या कर दिया जाए कोई समझ नहीं पा रहा है। अब समय आ गया है कि हम लोग जो है संगोष्ठियां करें और हमारे जो डरे और सहमे लोग हैं उन तक हम पहुंचे। हमें ये काम करने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने गलत परपाटी डाल दी है। यदि मैथिली शरण गुप्त जाके कोई मीटिंग करेंगे तो उसमें एक कौवा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा उसे गाड़ी मिले, उसे 500 रुपए मिले, उसे लंच डिनर की व्यवस्था की जाए। तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। लिहाजा हम अतिथि देवो भव के तर्ज में लोगों के बीच में जाएं। यदि हम उनके बीच में जाएंगे तो अपनी वो सूखी फूकी स्थिति में से भी हमको 1 कप या आधा कप चाय दूध के साथ या बिना दूध के साथ जरूर पिला देंगे। इतना तो सम्मान है, इतना तो है। तो हमें यही करना है, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करना है, लोगों के बीच में जाएं। क्राइम फ्री भारत ने 4300 वीडियो जारी किए हैं कि कैसे ये देश बदल जाएगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी मॉडल डेवलप कर लिए गए हैं। इसके लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में की गई है। इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क 30 सितंबर 2020 में भारत सरकार को भेजा गया है
कि कैसे ये देश अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जो पिछले 3 साल से भारत सरकार के पास प्रचाराधीन है, अभी आईपीसी और उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, लेकिन वो संशोधन आज की लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक पावर दे देंगे, जिससे आपका मुंह खुलना बंद हो जाए। संशोधन ऐसे होना चाहिए जिससे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाना चाहिए। क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास है, जिसे मान्यता प्रदान की गई है और नेशनल पुलिस मिशन के रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, और उसका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। उसमें 5 सर्टेनिटी दी गई है, वो जो है ना सुधार का आधार होना चाहिए। जो पहली सर्टेनिटी कह रही है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि झूठी एफआईआर दर्ज करोगे तो भाई साहब जेल में सड़ोगे। जिसकी दूसरी सर्टेनिटी कह रही है कि जो पुलिस जो आज जिन साक्ष्यों के बारे में सोच नहीं पा रही है, जो उसके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, चेन ऑफ कस्टडी और एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएगी, और वो सभी एविडेंस जो आज कैप्चर भी नहीं हो रहे थे वो कैप्चर भी हो जाएंगे, और 15 दिन में अधिकतम समय में चालान पेश हो जाएगा। तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि आपको कोर्ट में नहीं भटकना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा, और जजेस की संख्या और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। आज आपको 30 दिन में भी न्याय नहीं मिल रहा है। चौथी सर्टेनिटी कह रही है क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधियों की हर जानकारी 360 डिग्री में अवेलेबल होगी। लिहाजा हम जो है अपराधी जब आप घर से अपराध करने निकलेगा, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकेंगे, हम उसको किस रास्ते से जा रहा है, साथ में कौन है, ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और 2-3 साल में जो डाटाबेस बनेगा उसके आधार पर 99% एक्यूरेसी के साथ अपराध करने के पहले हम उसे गिरफ्तार कर सकेंगे। और 5वीं सर्टेनिटी के तहत कोई अपराधी पेट खाली होने के कारण, भूख के डर से अपराध इसलिए करे कि वो जेल पहुंच जाए, तो उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। फरियादी से लेके, गवाह से लेके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेके, पुलिस और जज को मिला के और वकीलों को मिला के धन की वर्षा की जाएगी, और जितना धन बांटा जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और इस पूरे मॉडल के तहत जो धन पैदा होगा, आज भारत सरकार विभिन्न साधनों से जितना धन कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत से भारत सरकार को मिलेगा। क्राइम फ्री भारत ने एक और मॉडल बनाया है जिसको हमने कहा है पेपर करेंसी फ्री भारत। पेपर करेंसी हमारी सभी दुष्टताओं की कारण है। भ्रष्टाचार का कारण करेंसी, हवाला का कारण करेंसी, ड्रग का कारण करेंसी, हथियार गैंग का कारण करेंसी, और करेंसी बहुत महंगी है। चिदम्बरम जी ने पेपर और वो थ्रेड और सब जो है ना वहां से खरीदा, और वही जो है ना पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया। हमने अपनी नोट छापने की मशीन कबाड़े के भाव में पाकिस्तान को बेच दी, तो पेपर पहुंच गया है, और वो धबा छाप रहा है, और 2000 का 1000 का नोट 500 में और 500 का नोट 200 रुपए में बेचा जा रहा। पुलिस ने बहुत सारी जगह पकड़ा, कहीं पर भी वो नोट नकली नहीं पाया गया। जब हमने इसे अमेरिका में भेजा, कई जगह भेजा, पहले यूरोप में भी भेजा, लास्ट में अमेरिका में भेजा, तो अमेरिका ने उसमें एक चीज और बताई कि ये पूरी तरह असली तो है ही है, इसमें कुछ निशान लगाए गए हैं, कुछ डॉट लगाए गए हैं जो एक्स्ट्रा है, और वो डॉट इसलिए लगाए गए हैं जिससे
जो ड्रग के माध्यम से भेजा जाए तो पहचान सके कि ड्रग वाला पैसा है, ये जो है ना इस रास्ते वाला पैसा है। आपको नहीं लगता है कि जिन्होंने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है उन्हें जेल में सड़ना चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए। यदि नोटबंदी का यही कारण था तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतना दम होना चाहिए था कि उन्हें खुल्लम खुल्ला इस बात को कहना चाहिए था। तत्काल एक ऐसा कानून बनना चाहिए था जिससे चिदम्बरम जैसे लोग जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है वो जेल में सड़ने के लिए बेबस होना चाहिए था और उनकी पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए। तो इन राजनेताओं ने तो इस देश को ही बेच डाला है। आज की व्यवस्था को यदि हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो इसकी जान एक तोते में है और उसे राजनेता कहते हैं। यदि हमें आज की व्यवस्था बदलना है, चाहे नेचर के लिए, चाहे प्रकृति की रक्षा के लिए, चाहे देश की जनता की रक्षा के लिए, चाहे उन्हें निरोगी और दीर्घायु बनाने के लिए, चाहे उन्हें गुलामी से दूर करने के लिए, चाहे उन्हें शिक्षा को बदलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाकर विश्वगुरु बनाना हो, इस सब का केवल एक ही निदान है कि हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा, जो इस मॉडल के तहत बेहद ही आसान है। और इसमें सामने वाले को 5 पैसा खर्च नहीं करना है, उसे ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी कलेक्टर एसपी के पास जाके उसे पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर में जाना है। तब प्रॉब्लम क्या है? लिहाजा आज जो भी वर्तमान राजनीतिक जैसी दुष्टता करता है, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन्हें डांट के भगा देना चाहिए। देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अभी उनको लगता है कि हमें दुष्टता से लाभ मिल रहा है इसलिए वो दुष्टता कर रहे हैं। जैसे ही उनको महसूस होगा कि साहब जो आपको लाभ दे रहे हैं ये लाभ हम दुगना तिगना आपको उन्हीं से दिला देंगे, हमारे दबाव में वो आपको जो आज लाभ दे रहे हैं उससे तिगना लाभ देंगे और सबके सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और सबके सब जो है चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। इतने मात्र से ये देश बदल जाएगा। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और अपने साथियों को मैं अनुरोध करूँगा कि वो पर्चे की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएं और मैं चाहूँगा कि वो जो मैंने विचार जाहिर किए हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें।